क्या क्या बात कर लिया गया था याद करना। सबसे पहले बोला गया था कि लाइट क्या है, तो सबसे पहले न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी आया, जिसमें यह माना गया कि लाइट क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना है। इस पार्टिकल का नाम कॉर्पसल है और ये डिफरेंट साइज का होता है, इसी का इसका कलर भी डिफरेंट होता है। क्या इतना पहले याद हुआ है सब लोग को? फिर जब इन्होंने न्यूटन साहब ने जब इसका एक्सप्लेनेशन किया, इसके द्वारा रिफ्लेक्शन लॉ भी प्रूव किया और रिफ्रैक्शन लॉ भी प्रूव किया, तो इनके प्रूफ से बात निकला कि लाइट की वेलोसिटी डेंसर में ज्यादा और रेयर मीडियम में कम होनी चाहिए। याद होगा इन्होंने आवश्यकता मानने पर यह माना था कि रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तो लाइट जैसे ही पार्टिकल पहुंच रहा है सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास, तो नॉर्मल डायरेक्शन में रिपल्सन होने लग रहा है। जब रेज रेयर से डेंसर जा रहा है तब नॉर्मल डायरेक्शन में अट्रैक्शन हो रहा है, और जब डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल डायरेक्शन में रिपल्सन हो रहा है। क्यों रिपल्सन हो रहा है, क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, इसका रीजन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। उससे जब प्रूव किया तो प्रूफ भी गलत आया, क्योंकि जब डेंसर में उन्होंने कर दिया था लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है और रेयर में कम है, तो बाद में फोकाल्ट रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट आया, जिससे लैब में लाइट की वेलोसिटी निकालने आने लगा। जब लैब में लोगों को लाइट की वेलोसिटी निकालने आया तो लोगों ने पाया कि लैब में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में कम। यहां से समाप्त हुआ न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब फिर आया उस समय लाइट को लोगों ने वेव मानना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर इंटरफेरेंस, उसके अंदर डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखी जाने लगी। वहां से लगा कि लाइट वास्तव में पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है। तो हाइगेंस साहब ने मान लिया लाइट वेव है, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। इन्होंने पूरा मीडियम किसका मान लिया बेटा? ईथर का मीडियम माना। का पूरे यूनिवर्स में ईथर का मीडियम, क्यों ईथर ही चुना? उनका कहना था लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, और उस समय लॉन्जिट्यूडनल वेलोसिटी का वेव वेलोसिटी का फार्मूला होता रहा √E/d। E इलास्टिसिटी था, D डेंसिटी था। तो बोला ईथर मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा और डेंसिटी कम होता है, इसलिए लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि मीडियम वहां हम लोग ईथर ले रहे हैं और ईथर से सभी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ईथर मीडियम ले लिया था। लेकिन बाद में लगा नहीं भाई, यहां पहले इतना मान लिया ईथर, फिर इन्होंने ये बताया कैसे वेव किसी मीडियम में प्रोपगेट करता है। आज भी इनका ये रूल वेव प्रोपगेशन का फॉलो हो रहा है। इन्होंने बोला था कि जब वेव किसी मीडियम में प्रोपगेट करेगा तो सभी पार्टिकल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। वह सभी पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिलाते हुए यदि हम एक सरफेस बनाएं, वे सभी पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिलाते हुए यदि हम सरफेस बनाएं तो उस सरफेस को हम वेव फ्रंट कहेंगे। मैंने कहा था कि पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। यदि लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल होगा, और यदि रे बहुत दूर से आ रहा है, पैरेलल बीम है, तो उसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होगा। लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन इन्होंने रे से दिखाया, और रे का डायरेक्शन हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। लास्ट टाइम सब बता चुके हैं, एक बार समराइज कर रहे हैं। इन्होंने इसके आधार पर ही रिफ्लेक्शन, याद है इन्होंने हाइगेंस साहब ने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लॉ भी प्रूव किया, जो 12th में काफी इंपॉर्टेंट भी था। इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लॉ प्रूव किया। रिफ्लेक्शन लॉ में इन्होंने यह भी प्रूव किया कि sin I अपॉन sin R इक्वल टू V2/V1 नहीं, V1/V2 होता है। और यहां से इन्होंने प्रूव किया कि रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम है। इन्होंने ये भी बोला कि जो वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक न्यू सोर्स का काम करता है, जिससे सेकेंडरी वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलते हैं, जिससे सेकेंडरी वेवलेट्स
फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलते हैं। यदि इन सेकेंडरी वेवलेट्स का इन्वेलप किया जाए, इन्वेलप का नाम मिलाते हुए लाइन खींचा जाए, एक सरफेस बनाया जाए, तो वह सेकेंडरी वेव फ्रंट दे देंगे। सेकेंडरी वेव फ्रंट का भी हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करेगा, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या देगा, टर्सरी वेवलेट्स देगा। और इन टर्सरी वेवलेट्स का यदि इन्वेलप किया जाए तो टर्सरी वेव फ्रंट बन जाएगा। इस तरह से लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में मीडियम में प्रोपगेट करता जा रहा है। बाद में इस थ्योरी का पहला तो यही टूट गया कि भाई ईथर मीडियम पॉसिबल नहीं है, तो हाइकेंस साहब का बात यहां से कटा कि ईथर मीडियम नहीं हो सकता। दूसरा बात ये प्रूव हुआ कि भाई ये नहीं बता पाए कि जब वेव फ्रंट भाई पॉइंट सोर्स है तो उससे वेवलेट सभी डायरेक्शन में निकलना चाहिए था, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी जाना चाहिए था। लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन ही क्यों कहें, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों बैकवर्ड नहीं जा रहा है सेकेंडरी वेवलेट, क्यों फॉरवर्ड जा रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सुन पा रहे हैं? इस तरह से हाइकेंस वेव थ्योरी भी संकट में आया, ये भी इनवैलिड हुआ। लेकिन तब तक बातें बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हो चुका था, रमन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग हो चुका था। अब इधर से लग रहा था लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर का कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहां से लाइट वेव है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। जबकि लाइट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी कर रहा है, कहीं एक तरफ मन कर रहा है लाइट को वेव माना जाए, क्योंकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन लाइट का वेव का होता है। वही दूसरी तरफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ और वह नहीं प्रूव हो पा रहा था वेव नेचर से। इसके बाद मैक्सवेल साहब ने माना कि लाइट को वेव और पार्टिकल दोनों मिक्स करके माना और कहा लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्चुअल में इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। कौन ऑसिलेट कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर। इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर लाइट के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं। यह भी बोला गया इसमें कि ई बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। याद होगा हमने कहा इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन तीनों परपेंडिकुलर होगा और यह कंटीन्यूअस न होकर यह डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट में होगा। इस डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट का नाम फोटॉन या क्वांटा कहा गया। इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, लाइट को पार्टिकल भी मान लिया फोटॉन मानकर, और फोटॉन है क्या? एनर्जी पैकेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैकेट भी है। इस तरह से ये वेव नेचर भी रख रहा है और पार्टिकल नेचर भी रख रहा है। और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही डिफाइन भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यह कंटीन्यूअस वेव न होकर यह एनर्जी पैकेट में मिल रहा है और यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा बात। सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया गया, कहा ये गामा है। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद विजिबल रेंज, फिर उसके नीचे इंफ्रारेड, फिर नीचे माइक्रोवेव और सबसे नीचे। याद रखिएगा जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है जैसे गामा का, उसका सबसे कम होगा वेवलेंथ। एनर्जी सबसे ज्यादा किसके फोटॉन का होगा? गामा फोटॉन का। लेकिन वेवलेंथ सबसे कम भी गामा का होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होगा। क्या इतना बात याद हो गया सब लोगों को? लास्ट टाइम हम लोगों ने इतना बात कंप्लीट कर लिया था। एक चीज थोड़ा और डिस्कशन करना था, वो था हाइकेंस वेव थ्योरी पे आधारित वेव फ्रंट का कंसेप्ट हल्का सा।
वो बता रहे हैं क्या पूछना है। हम तुमसे कहें कि भाई ये एक कन्वेक्स लेंस है, नाम सुने होंगे कन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और इस पर गिरा प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट गिरा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट इस पर गिर रहा है। बताओ इससे निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? हम ऑप्शन बना रहे हैं, जरा समझ के बनाना कैसा होगा वेव फ्रंट। पहले ऑप्शन में ऐसा बना है, दूसरा ऑप्शन बढ़ते जाना है, ये अच्छा नहीं बना, दूसरा ऑप्शन बढ़ाते जाना है। तीसरा ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है, बना ही नहीं पा रहे यहां पर, उल्टा बनाते हैं चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही? समझेंगे कैसे क्या हुआ। जैसे ही हमने प्लेन वेव फ्रंट बनाया तो इसका मतलब लाइट कैसे गिरेगा बेटा? पैरेलल बीम में क्या ऐसे गिर रहा होगा कि नहीं? है विश्वास कर रहे हैं सब लोग 10th पास हैं। यदि लेंस में पैरेलल बीम गिरता है तो शायद ये सब फोकस पर जाकर कन्वर्ज कर जाएंगे, कन्वेक्स लेंस है। तो ये कहां जाकर ऐसे मिलेंगे बेटा? ये फोकस पर जाकर मिलेंगे। भाई यहां मोड़ते हुए बना दीजिएगा पिक्चर पर ज्यादा। अच्छा, यहां मिलने के बाद क्या रुक जाएंगे? नहीं सर, ये सब ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। क्या सब जाके पॉइंट पर मिल रहे हैं कि नहीं एक साथ चारों तरफ से? अब इसके रिस्पेक्ट यदि वेव फ्रंट बनाए पॉइंट है तो इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा, और जहां मिले वही इसका सेंटर का काम करेगा। इसका मतलब इधर वेव फ्रंट ऐसे बनाना पड़ेगा स्फेरिकल, अभी इधर ऐसे जा रहा है तो ये वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। कुछ समझ में आया? तो इसका वेव फ्रंट कौन वाला सही हो गया? सर ये थर्ड वाला सही हो गया। अच्छा, अब चलो बात करते हैं चलो अब देखो, ये है, ये कौन है? डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस में प्लेन वेव फ्रंट गिर रहा है। क्या बना सकते हैं? हम बना दे रहे हैं। पहला वाला चलो कैसे था? पहला वाला ऐसे 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 ऐसे। दूसरा वाला कैसे था भाई? दूसरा वाला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तीसरा वाला कैसे था? तो तुम लोगों ने हमको बताया ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। चौथा वाला तुम लोग बताए हमें ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे। अब बताओ कैसा बनेगा? या एक ऑप्शन और लिख लो, इनमें से कोई नहीं है। अब समझिए कैसे जाएगा। याद है ये गिरा यहां, ये गिरा यहां, कनकेव लेंस है तो ये क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज करेगा तो कैसे जाएगा भाई? डाइवर्ज करेगा तो ऐसे जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? डाइवर्ज करेगा तो ऐसे जाएगा। अच्छा, ऐसे गया तो जरा बताओ क्या होगा? इसको पीछे बढ़ाऊं, क्या यहां से आता हुआ दिखाई देगा कि नहीं? इसका सेंटर यहां है और ये फैल रहा है सर, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बनने जा रहा है। और देखो अब ये निकल रहा है और ये धीरे धीरे दिख रहा है कि ये फैल भी रहा है। यह इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट है। क्या यहां से दिमाग चल रहा है सब लोगों का? अब ये बन गया। इसमें कौन सा फिगर सही हो गया? इसका दूसरा सही हो गया। कुछ आया दिमाग में? अच्छा, फिर दे रहे हैं, फिर समझ के बताओ। मिरर में ये बना दिए, इसका क्या नाम है? कनकेव मिरर।
अब बताओ इस पर प्लेन वेव फ्रंट गिरा दी, अब कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा? ये मैंने प्लेन वेव फ्रंट गिरा दिया, बताओ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा? बोलो, आवाज नहीं है, क्या होगा? क्या होगा भाई? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या ऐसे आएगा कि नहीं? फिर ऐसे जाए। अरे इसका बनाया तो क्या वेव ऐसे बनेगा, और फिर ये ऐसे। अरे सर ये तो थर्ड वाला है, कुछ मजा आ रहा है? टफ है क्या ये? एकदम टफ नहीं है, दिमाग लगाओ, दिखेगा सब वेव फ्रंट। अब बताओ, चलो चलो, ये है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, और इस पर भी हम प्लेन वेव फ्रंट गिरा दिए हैं। अब बताओ कैसा वेव फ्रंट आएगा? प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, सर ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, इसका सेंटर कहीं इधर है। अब बताओ ये कैसे जा रहा है भाई? ऐसा कोई है क्या? कौन है? पिक्चर में कोई नहीं, पहला वाला है। आ रहा है समझ में? अच्छा अब चलो, तुम लोग बहुत ज्यादा जान लिए, बिठा दिए। अच्छा ये बताओ, ये लेंस है और यहां फोकस है। अब सुनो सुनो, ये क्या था? लेंस है, यहां पर क्या रखा? फोकस। अच्छा बताओ कैसा वेव फ्रंट गिरेगा? स्फेरिकल गिरा रहे हैं, और सेंटर कहां बनाया बेटा? फोकस पर। अब बताओ इसका वेव फ्रंट कैसा आएगा? क्या आएगा? अरे कदे ये रेस कहां से जा रहा है? फोकस से। फोकस से जाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अरे फर्स्ट फोकस से गया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इसका वेव फ्रंट कैसा आ जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। कुछ बुद्धि काम कर रहा है तुम लोगों का? इसका भी वेव फ्रंट क्या आ गया? प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रिज्म वहां से है और इस पर प्लेन वेव फ्रंट ऐसे गिरा दिए, अब कैसा वेव फ्रंट इसमें आएगा? ध्यान देना, इसमें रे ऐसे जाता है तो यहां से कुछ मान लीजिए ऐसे ले जाओ, ऐसे, और फिर ये ऐसे निकल जाता है। क्या सभी रे यही काम करेंगे? सभी रे यही काम करेंगे? तो निकलने वाला रे सब क्या है? पैरेलल है, तो ये भी क्या रहेगा? प्लेन रहेगा, बस थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। आया वेव फ्रंट समझ में आ रहा है कैसे कैसे जा रहा है? ये था वेव फ्रंट कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसकी पूरी बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ये हो गया सब लोगों का। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये क्या बारे में बात किया गया? वेव फ्रंट कैसा होगा? वेव फ्रंट से एक क्वेश्चन और है। ये कहा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। इसमें ऐसा वेव फ्रंट दिखाया है और इसमें वेव फ्रंट थोड़ा ऐसे दिखाया है। हाँ ठीक है, ये AB वेव फ्रंट दिखा रहा है, इसमें CD वेव फ्रंट दिखा रहा है। पूछ रहा बताओ किसमें, पहले एक बात बताओ, दोनों वेव फ्रंट दिखाया है ना, किसका किसका फेज सेम होगा? क्या A का और C का फेज सेम रहेगा? इसमें A B पॉइंट दे दो, C D पॉइंट दे दो। अब तुमसे पूछ रहा बताओ किसका फेज सेम है, तो ध्यान देना A का फेज B से सेम होगा, C का फेज, लेकिन A का C का फेज सेम हो जोड़ी, और न B और D का फेज सेम हो जोड़ी। लेकिन हाँ ये कर सकते हैं A का B के फेज के बराबर, C का D, और कहीं ऐसे लिखा हो phi A माइनस phi C इक्वल टू phi B माइनस phi D, हम कहेंगे सही है। क्यों सही है? A का फेज
में से यदि सी का फेस घटाएंगे तो जो ए का फेस है वही बी का, और जो सी का वही, तो ये रिलेशन सही है। कोई कहे अच्छा ये बताओ क्या फाई ए माइनस फाई बी और फाई सी माइनस फाई डी भी सही है? हाँ सही, तो ये तो जीरो है, फाई ए माइनस फाई बी भी जीरो हो जाएगा, फाई सी माइनस फाई डी भी, ये भी रिलेशन सही है। अच्छा तो ये भी सही है क्या, फाई ए माइनस फाई डी और फाई बी माइनस फाई सी? हाँ ये भी सेम है, क्योंकि एक वेव फ्रंट पर स्थित सभी पार्टिकल का फेज सेम होता है। तो इसमें जो ए का फेज वही बी का, इसमें जो सी का फेज वही डी का। ये आ रहा है समझ में सब क्या कच्चा कच्चा किया। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में, ये मीडियम 1 में वेलोसिटी v1 है और मीडियम 2 में वेलोसिटी v2 है, तो कौन सही है? v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज लेस देन v2, v1 इक्वल टू v2, या इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, ऑल आर पॉसिबल। हाँ कैसे पता कि v1 इज ग्रेटर देन v2? हाँ एकदम सही। क्या करोगे, इस पर नॉर्मल डालो, अच्छा नहीं डला 90 डिग्री, तो रे क्या डायरेक्शन देखना पड़ेगा। और ध्यान से नहीं देखो तो ये गिरा और ये इसके लिए आई का काम करेगा, हाँ है ना। और फिर हम क्या इसको आगे बढ़ा के भी कर सकते थे, हम अलग अलग दिखा रहे ताकि कच्चा बच रहे तो यहीं पे बनाना पड़ता। और इस पर भी नॉर्मल खींचो, यहां से 90 डिग्री और यहां नॉर्मल डाल दो, ये एंगल आर का काम करेगा, एक का ये एंगल आर का काम करेगा। अब तुम्हें फिगर देखकर क्या लग रहा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है? और देखना है थोड़ा सा और जोड़ के भी दिखाना, जोड़ के भी दिखा सकते हो। दिख रहा है कि इधर का एंगल बड़ा और इधर का एंगल छोटा, अलग अलग बना के चेक कर लो ना, जरा कचर बचर है। यहाँ आई बड़ा और यहाँ आर छोटा, आई बड़ा आर छोटा है। आर छोटा मतलब ये मीडियम कौन सा है? डेंसर। और ये क्या है? रेयर से डेंसर। तो रेयर में वेलोसिटी ज्यादा और डेंसर में वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया? v1 बड़ा है v2 से। यही यदि ऐसा हो गया होता, ये ऐसे बना देते और ये वाला ऐसे बना देते, तब देखो इस पर नॉर्मल खींचते ये 90 डिग्री सोच के क्या हो रहे हो, आ जाओ, नहीं अच्छा बना, ये ऐसे जाएगा। और ये वाले पर जब नॉर्मल डालेंगे आप लोग, इस पर नॉर्मल डालेंगे तो शायद ये नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। अरे कहीं और बना लो भाई अच्छा सा, क्या हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है। हाँ चले, इसमें क्या देख रहे हो, रे ऐसे जा रहा है और ऐसे चला गया, मतलब ये नॉर्मल से आगे भाग रहा है, इसका मतलब ये टेंसर से, तो इसमें वेलोसिटी ज्यादा और इसमें वेलोसिटी कम। क्या कंसेप्ट समझ में आया क्या हुआ? तो जहां पर वेव फ्रंट बन रहा है वहां पर नॉर्मल डालो कहीं, और नॉर्मल देखिए बाउंड्री से एंगल देख लो, दूसरा वाला भी रे बना लो नॉर्मल, एंगल देख लो। यदि आई बड़ा है आर से तब तो रेयर से टेंसर जा रहा है, और यदि आर बड़ा है आई से तो वह टेंसर से रेयर जा रहा है। क्या ये सब याद रहेगा सबको? ये था वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम तुम लोग को समझा रहे थे। कैसे हम लोग देखते हैं किसमें वेलोसिटी ज्यादा किसमें वेलोसिटी कम, वेव फ्रंट के आधार पर। प्लेन वेव फ्रंट दिया है, पूछ दिया, क्या लग जाएगा इतना बात सब लोगों से? तो ये सब पूरा बातें जितना हम लोग लास्ट लेक्चर और अभी किए, ये पूरा कंप्लीट कर रहा है क्या बेटा? एक प्रकार से हमने वेव ऑप्टिक्स जाकर सब बटोर के ले आए। कहां जाकर? वेव ऑप्टिक्स का शुरुआती बात खत्म कर दी। अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स को पूरी तरह से। रे ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन लॉ और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिफ्लेक्शन के बाद हमारा शुरू होगा रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर, फिर रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर, फिर उसके बाद स्नेल्स लॉ, फिर स्नेल्स, याद हो ना रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में ही हम लोग बात करेंगे, आगे जाकर क्वेश्चंस काफी हैं। फिर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस से इमेज बनाना,
है ना, प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तब कर्व सरफेस है, तब हम लोग इमेज बनाना, जो बाउंडिंग कर्व है दो मीडियम का, तब इमेज कैसे बनेगा। उसके बाद लेंस आएगा, फिर प्रिज्म आएगा, फिर ये चैप्टर नहीं, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर खत्म हो गया। चलो रिवीजन शुरू किया जाए। और हम लोग शुरुआत कहां से कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन लॉ से। देखो एक्चुअल में जिस ऑप्टिक्स को सोच के तुम लोग बैठे थे वो अब शुरू हो रहा है, ठीक है ना। इसके पहले क्या था, हमने एनसीईआरटी का 2 पेज खत्म किया। कभी एनसीईआरटी पढ़ना, पहला ही पेज में सब लिखा हुआ है, सब बातें पहला 2 पेज देखिएगा, ऑप्टिक्स में थ्योरी दिया है। फिर वेव ऑप्टिक्स में चले जाना, पीछे भी है, और वहां देखोगे पूरा हाइगेन्स वेव थ्योरी सब पूरा मिल जाएगा जितना हमने बताया। समझ में आया ना। तो एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, एनसीईआरटी को हमने कवर कर लिया। अब आ जाइए, अब हम लोग अपने रिफ्लेक्शन लॉ पर आ जाए। सबको याद होगा रिफ्लेक्शन लॉ, यदि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है बेटा, इधर पॉलिश कर दिया तो ये सरफेस रिफ्लेक्टेड है, इस पर ये रे गिर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रेस। यहां से रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल खींच दिया, इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल। ठीक, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ यही था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जो बोर्ड में लिखते हो बढ़ा के थोड़ा लिख लेंगे, वही लिख लेंगे, the angle between incident rays and normal is called the incidence angle, and the angle between reflected ray and normal is called the angle of reflection, and angle of incidence is always equal to the angle of reflection। ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या बोला रिफ्लेक्शन के, कहा कि इंसिडेंट रेस इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे should lie in same plane. Incident ray normal to the incident point and reflected ray should lie in same plane. कौन कौन बेटा, incident rays normal at incidence point and reflected ray should lie in same plane। अच्छा ये क्यों कहे same plane, जब I इक्वल टू आर कहते हैं तो ये कहेगा रेस यहाँ गिरा, नॉर्मल यहाँ डाला, सर रे ऐसे चला गया, ऐसे संभव नहीं है। I इक्वल टू आर तो बन सकता है यहाँ से, लेकिन ऐसे चलेगा संभव नहीं। रे इंसिडेंट रेस और नॉर्मल का जो प्लेन होगा उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रह जाएगा। जैसे मान लीजिए मिरर है, मिरर तो भाई 3D पिक्चर ऐसे रखो ना, जो ही गिरेगा वैसे ही गिरा, वैसे गिरा, ऐसे गिराएंगे तो वो इधर जाएगा, तो उस समय प्लेन ऐसे बन जाएगा। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का प्लेन होगा उसी में रिफ्लेक्टेड रह जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। क्या ये पहले समझ में आया सबको? चलो ध्यान देना, इस एंगल को हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, एंगल ऑफ ग्लांस। इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ ग्लांस या ग्लांसिंग एंगल, जिसको हम थीटा से यहां दिखा रहे हैं। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ग्लांस या ग्लांसिंग एंगल। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस आई। थीटा इक्वल टू 90 माइनस, से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। अच्छा क्यों, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। हाँ आई बराबर आर है तो ये भी 90 माइनस आर होगा, आर आई के बराबर होगा। अच्छा यदि ये मिरर न होता तो क्या इंसिडेंट रेस ऐसे जाता, यदि मिरर न होता तो इंसिडेंट रेस ऐसे जाता। भाई थोड़ा अच्छा बना देते हैं तो ये ऐसे लो, ये ऐसे, अरे अब ठीक है, वो कंटिन्यूस बन जा रहा है, हम डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। हाँ ये ऐसे जाता बेटा, लेकिन गया कैसे, ऐसे गया।
क्या इतना एंगल ये घूम गया कि नहीं? जाता ऐसे, गया इधर, किस डायरेक्शन में घुमा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन कितना है इस केस में? एंगल ऑफ डिविएशन, अच्छा ये निकालना है। ये बताओ, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो पूरा लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या? 2 थीटा। तो यहां एंगल ऑफ डिविएशन किसके बराबर हो गया बेटा? 2 थीटा के बराबर। जहां थीटा यदि तुम लोग समझ रहे होगे 90 माइनस आई है। जहां थीटा 90 माइनस आई मतलब 180 माइनस 2i। हम तो वैसे 2 थीटा ही लेते हैं हमेशा। डिवीजन इक्वल टू 2 थीटा। थीटा ग्लासिंग, याद रखिए ग्लासिंग एंगल हमेशा आप कहां से लेते हैं? सरफेस से लेते हैं। और इंसिडेंस एंगल नॉर्मल से। ग्लासिंग एंगल का वैल्यू हमेशा 90 से कम होगा। 90 माइनस आई है तो ये हमेशा 90 से कम होगा। ग्लासिंग एंगल कहां से लेते हैं? इंसिडेंट रेज और नियरेस्ट सरफेस के लिए, जो नजदीक सरफेस। अब ये ना कहेंगे ये ग्लासिंग, तो ये यहां से ये वाला है। ये थीटा का वैल्यू 90 से कम रहेगा। एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो गया? 2 थीटा। ग्लासिंग के टर्म में, आई के टर्म में लिखोगे तो 180 माइनस 2i। क्या इतना समझ में आया है सबको? ये सब पढ़े थे ना? हाँ एकदम पढ़े थे। अरे डिविएशन और आई का ग्राफ खींचने को कोई कर दे तो बड़े आराम से बोल सकते सर डिविएशन और आई का ग्राफ। इस पर भी पावर 1 और इस पर भी पावर 1, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो, क्या ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं? जब i 90 होगा तो डिविएशन 0 हो जाएगा। शुरुआत 180 से। पढ़े थे कि नहीं सब लोग? चलिए थोड़ा क्वेश्चन दिया जाए। हाँ लिखिएगा। ए प्लेन मिरर इज पैरेलल टू xy plane and its reflecting surface is towards the positive z direction। पॉजिटिव z नहीं जानते हो? z डायरेक्शन। A ray incident on mirror along the direction 6 root 3i plus 8 root 3j minus 10k। Find first angle of reflection, second unit vector along reflected ray direction, unit vector along reflected ray direction, reflected ray के डायरेक्शन से के along यूनिट वेक्टर बताओ। आइए बात शुरू करें। कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को? एक्चुअल में हम लोग का एक आदत पड़ गया है, मिरर को हम लोग लाइन से दिखा देते हैं, जबकि मिरर लाइन थोड़ी है, प्लेन है। और हम लोग लाइन दिखाते तो लाइन कौन सा होता है ये जरा समझो। एक कॉपी देंगे तो आप लोग, जैसे ये कॉपी है, ये प्लेन है। हम लोग का आदत हमेशा पड़ गया, रे ऐसे गिराते हैं और ऐसे ले जाते हैं। रे ऐसे गिरा सर और ऐसे निकल गया। क्या ये भी सुनाते हैं? क्या हमेशा रे ऐसे गिरेगा और ये फ्रंट हम देख रहे हैं, रे ऐसे भी तो गिर सकता है सर, ऐसे गिरेगा तो ऐसे निकलेगा। इस केस में जो लाइन हम देख रहे थे वो सीधा नहीं है, ऐसे ही होगा। अब हमें कॉपी में बनाना तो दिखा पा रहे हैं हम 3D पिक्चर में, अब इसमें तो दिखा नहीं पाएंगे। तो ये लाइन हमेशा समझ जाना, वो लाइन है जिस लाइन पर ऐसे गिर रहा हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे ही बोलता है XY प्लेन तो समझ जाओ X और Y वाला लाइन के पैरेलल होगा ये। तो रे गिरा तो XY में ऐसे जाएगा ना, X में इधर Y में इधर, तो रे ऐसे आया ऐसे गया। तो इसका मतलब ये समझ आती है XY प्लेन कहा तो मतलब ये जो मिरर बनाया गया है वो XY मतलब इस वाले के पैरेलल है। 6√3i + 8√3j वाला लाइन के पैरेलल वाला लाइन शो कर रहा है।
एक्स वाई कहेगा तो एक्स वाई वाला कमेंट रखो, आई जे वाला रखो। एक्स जेड कहेगा तो आई और के वाला रखो कि पैरेलल मिरर के। वाई जेड कहेगा कि मिरर वाई जेड के पैरेलल है, तो मिरर यदि वाई जेड के पैरेलल है तो वाई और जेड पैरेलल है। या मिरर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो एक्स वाई वाला लाइन ये वाला है, इसका जो मिरर का लाइन होगा वो ये वाला लाइन दिखा रहा है। -10 के, क्या -10 के का मतलब ये नीचे आ गया कि नहीं भाई? क्या अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रे ऐसे गिरा होगा? कैसे देखते समझ आ गया ना? जब मैंने कहा 6√3i प्लस 8√3j, समझ गए भाई? तो 6√3i और 8√3j एक्स वाई के पैरेलल। अब तुम्हें एंगल कौन सा कहेगा? ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये एक्स वाई प्लेन तो ये जेड है, और ये लाइन जो है वो 6√3i प्लस 8√3j के पैरेलल वाला लाइन है, ये वाला। क्या एंगल लाइन ही निकल जाएगा? बोलो इसका मॉड निकाल सकते हो तुम लोग, इसका मॉड निकालना है तो √3 कॉमन हो गया है, ब्रैकेट में 6i प्लस 8j है। जो लोग निकालने जानते होंगे मॉड तो समझ गए होंगे, √36 प्लस 64, और हमें लग रहा है √3 × 10 मतलब 10√3 है। चेक कर लें सर, इसका मॉड वैल्यू 10√3 है और इसका मॉड 10 है। क्या ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस हो गया कि नहीं? बड़े आराम से 10i इक्वल टू 10√3 बाई 10 भाई, 10i इक्वल टू 10√3 बाई 10, 10 से 10 कट गया, क्या 10i√3 आया कि नहीं भाई? क्या i इक्वल टू 60 डिग्री आया कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा? 60 डिग्री। जगह इंसान हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया भाई? 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब खेल थोड़ा थोड़ा तो आने लगा होगा धीरे धीरे। अच्छा, अब दूसरा बात, सर रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कह रहा है। रिफ्लेक्टेड रे बनेगा कैसे? नहीं, हम इसी वेक्टर का सहारा ले लें तो एक आसान सा बात है, वेक्टर ऐसे बना लेंगे, जो पैरेलल है ना वो अनचेंज रखो, मतलब कितना? 6√3i प्लस 8√3j। पहले वेक्टर बना ले फिर यूनिट वेक्टर बना लेंगे। और ये -10 के नीचे है तो रिफ्लेक्टेड में ये +10 के ऊपर होगा। मतलब रिफ्लेक्टेड में ध्यान देना, जो सरफेस के पैरेलल वो वेक्टर वही सही रखो कंपोनेंट, और जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो। इसका रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यदि कोई कहे कि वेक्टर बनाओ तो हम तो ऐसे ही बनाएंगे, 6√3i प्लस 8√3j प्लस 10k, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन जेड एक्सिस है, तो -10 के था रिफ्लेक्टेड में +10 के। लेकिन ये वेक्टर बना, वो पूछ रहा है यूनिट वेक्टर। यदि वेक्टर बन गया तो क्या हमारे स्टूडेंट यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते आज तक? 6√3i प्लस 8√3j प्लस 10k अपान, याद है ना वेक्टर होता है वेक्टर a बाई मॉड ऑफ a। इसका मॉड लीजिए, मॉड लीजिए, बोलिए मत, शायद 20 आ रहा है। अरे कदे साहब 36 और 64 और 300 ही आ जाएगा इसका मॉड, और इसका निकालेंगे तो 100 √400 माने 20। लो ये 20 आ गया। काटना चाहो तो 2 से काट लो, अरे बढ़ जाएगा 2 से भाई। तो यूनिट वेक्टर आर किस तरह का आ गया? 3√3i प्लस 4√3j प्लस 5k अपान 10 आ गया आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्शन। एक क्वेश्चन और दे, लगाओगे क्या? लिखिएगा, ए प्लेन मिरर इज पैरेलल टू द xy प्लेन, पैरेलल टू द व्हाट? A plane mirror is parallel to the xy plane, and a ray incident on mirror, along the direction 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. Find the angle of reflection, angle of deviation
यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्शन। सब आ गया क्या भाई? एकदम आसान क्वेश्चन था ये। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सवाई प्लेन बना लिया। अब इसके पैरेलल 3i प्लस 4j के पैरेलल होगा ये मिरर का ये वाला पॉइंट लाइन। तो हम यहां बना दिए 3i प्लस 4j। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब -5 के नीचे आ गया तो ये एक्स वाई प्लेन वाला एक्स वाई वाला पैरेलल कर दिए और जो जेड वाला है वो आगे करना। अब बड़े अच्छे से आप कर सकते हो सर ये एंगल है। अच्छा इसका मॉड कितना होगा? 3i प्लस 4j का मॉड क्या होगा? 5 हो गया ये। और ये भी 5 तो i निकल जाएगा कि नहीं? 10i इक्वल टू 5/5 मतलब 1। क्या i इक्वल टू 45 आया कि नहीं? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 आया है? क्या इतने ही से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा बेटा? और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या एंगल ऑफ डिविएशन बना पाएंगे कि नहीं? 2 थीटा माने 90 डिग्री। ये 45 है, ये 45 तो ये भी 45 आएगा ना। तो डिविएशन भी कितना आ जाएगा भाई? एंगल ऑफ डिविएशन भी 90 2 थीटा। और अब तीसरा बात बताया यूनिट वेक्टर अलोंग किस डायरेक्शन बेटा? रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्शन। एकदम आराम से बना यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन। 3i प्लस 4j -5 के है तो 3i प्लस 4j तो पैरेलल है सरफेस के, उसे रहने दो। 5 के वाला परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्शन चेंज कर दो +5 के अपॉन मॉड। इसका मॉड निकालो 9 प्लस 16 प्लस 25। क्या √50 आएगा कि नहीं? √50 का मतलब क्या हो जाएगा? 5√2। खेल खत्म। क्या अब हमारे स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख लिए कि नहीं? कर पाएंगे सब लोग? ये पूरा वेक्टर फॉर्म में आप लिखना आ गया। आया कि नहीं सबको? ये सब पढ़े थे ना? अब चलिए इसको बंद करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। ऐसे बना दे रहे हैं हम 2 मिरर और ये कहते हो तो ये एंगल 60 डिग्री। 2 मिरर है बेटा, 2 प्लेन मिरर 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है और हम यहां पर एक रे गिरा दिए हैं तुम लोग के कहने पर 45 डिग्री पर। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ deviation after 2 successive reflection? What is the angle of deviation after 2 successive reflection? 2 successive reflection के बाद angle of deviation क्या होगा? What is the angle of deviation after 2 successive reflection? सब पेन रोक दो, पहले ध्यान दो। क्या ये रेज यहां से यहां जाएगा? ये एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ? 45। एकदम अच्छा। यहां पहुंचेगा तो रे जो गिर रहा है उसका ध्यान देना। ये 60 है, 60 या 45। इन तीनों ट्रायंगल के इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। ये 60 ये 45 तो 105 हुआ और ये पूरे तीनों का सम 180 होता है। बताओ ये कितना होगा भाई? कितना होगा? आवाज नहीं आ रहा कान का? 75 डिग्री। ये 75 ये 75 तो क्या ये भी 75 आएगा कि नहीं? क्या अब एंगल ऑफ डिविएशन बता पाएंगे? बताइए पहले सरफेस से एंगल ऑफ डिविएशन कितना आएगा? ये पहले क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो डेल्टा 1 क्या लिखोगे? 9। अरे देखो क्लासिकल 45 डिग्री है तो डेल्टा 1 क्या लिखोगे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई, इधर जा रहा। अब बताओ इस वाले का क्या कहोगे? ये वाला इधर जा रहा था अब गया इधर, अब ऐसे जा रहा है। ये बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या है? क्लॉकवाइज ना। ऐसे घड़ी की सुई चलती है ना बेटा, ऐसे चलती है। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल्टा 2 क्या दिखाएगा जल्दी से बताइए? 75 है तो ये हो जाएगा 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर दोनों एंटी क्लॉक है तो डिविएशन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? जुड़ जाएंगे दोनों
150 प्लस 90 कितना आया भाई? 150 प्लस 90, जल्दी से बोलो 240 डिग्री। किसी भी महारथी का आया था क्या? आइए जरा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं और खेलिए। हाँ 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। आइए थोड़ा खेल लेते हैं। यहाँ ये एंगल 60 डिग्री दे रहे हैं तुम लोग के कहने पर, और यहां पर रे गिरा देते हैं 20 डिग्री पर। फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा? देखो जब तुम लोगों ने आंसर दिया उसको हम काट नहीं पा रहे हैं। हम गारंटेड है कि वो आंसर तुम लोग का सही है, लेकिन जो आप सॉल्व किए वो मेथड गलत है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस बिना तुम लोग का कॉपी देखे। आइए दिखाते हैं, थोड़ी देर में खुद तुम लोग माथा पीट लोगे। ये देखो यहां गया, ये 20, ये 20 अपनी मान लिए। 60 और 20 कितना हो गया? 80। सर ये 100 होना चाहिए, और 100 डिग्री 90 से बड़ा है, यह ग्लांसिंग एंगल नहीं हो सकता। और वैसे भी इस पर नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल इधर आ जाएगा। अरे कदे नॉर्मल डाले 90, ये एंगल 100 डिग्री तो नॉर्मल इधर आएगा 90, इधर आ गया तो ऊपर नहीं नीचे ऐसे जाने वाला है। और ये वाला एंगल ग्लांसिंग कराएगा जो 80 डिग्री होगा। अरे करे साहब बड़ा धीरे धीरे सोचते हैं। अरे करे साहब ये 100 डिग्री समझ में आया था ना? ये वाला ये 100 हो गया तो 90 से ज्यादा ना हो गया, 90 से ज्यादा हो गया। जब नॉर्मल डालोगे तो इधर आ जाएगा, तो ऊपर नहीं इधर जाएगा। ग्लांसिंग एंगल ये वाला काम करेगा, तो ग्लांसिंग एंगल भी तो 90 से कम होना चाहिए। 100 90 से ज्यादा है तो ग्लांसिंग एंगल इधर से ना 80 आएगा, इधर से ग्लांसिंग एंगल रेंज इधर जाना चाहिए। मजा आया? ये मैक्सिमम लोगों ने किया, यही काम किया, गलत कर गए। अब खेल समझिएगा। यहाँ डेल्टा 1 कितना हो गया? इधर से इधर गया, डेल्टा 1 40 डिग्री। हाँ या ना भाई? डेल्टा 2 जल्दी से होता है। डेल्टा 2 सर, अरे डेल्टा 1 40 डिग्री है, लेकिन ये 40 डिग्री क्लॉकवाइज है। अरे इधर से इधर, डेल्टा 2 ये 80 है बेटा, ये ऐसे जा रहा है, इधर गया, क्या ऐसे घुमा कि नहीं? समझदार है तो डेल्टा 2, यदि आप समझदार है तो बोल सकते हैं डेल्टा 2 160 डिग्री। क्या 160 डिग्री? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 160 डिग्री, ध्यान दो, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देख रहे हैं, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लें, तुम्हारे ऊपर है किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव मानना, और बस ध्यान देना जिसको माने उसी पर आधार पर आंसर देंगे। अरे मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब बताओ 160 माइनस 40 हो गया। 160 माइनस 40 कितना आया? 120 आया भाई। लेकिन 120 क्या है? एंटी क्लॉक। और जो लोग आंसर क्लॉक पे बोले थे वो गलत हम नहीं कर सकते। 120 एंटी क्लॉक या 240 डिग्री क्लॉकवाइज, बात एक ही है, समझ रहे होंगे। 120 डिग्री एंटी क्लॉक और इधर से चलोगे तो 240 डिग्री, 360 में से घटा देंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जो आंसर बोले हैं हम गलत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेथड गलत होगा आपका। तो ये आंसर कितना आ गया? 240 डिग्री क्लॉकवाइज या 120 डिग्री एंटी क्लॉक, दोनों बात सही है। इसलिए डायरेक्शन बोलना जरूरी होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। अरे कहीं डायरेक्शन नहीं दिया है, केवल एंगल दिया है, तो समझ जाना जिधर पहला वाला मुड़ा है उधर की डायरेक्शन से पहला वाला किधर मुड़ा बेटा? ये क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो गया? क्लॉकवाइज में दिया। जैसे इधर पहला वाला किधर मुड़ा? एंटी क्लॉक, तो आंसर क्या होगा? यदि नहीं लिखा है तो एक कुछ भी आ रहा है आप लोगों को? क्या ये सब पढ़े थे कि नहीं सर? हमारे साथ सब पढ़े लिखे इंसान है, और ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। पढ़ा है कि नहीं? कहो सब पढ़ा है, कहना पढ़ेगा। अब इसको उड़ा दिया जाए। चलिए, इतना आया कि नहीं सबको? अच्छा एक बात और, चलो इतना करने के बाद एक क्वेश्चन बिना लगा जाए तो कैसे होगा? चलो मन करा ये 60 ही रखते, लेकिन अब इसको हम दे देते हैं 80 डिग्री। 80 नहीं देते, 70 देते हैं।
क्या बताओगे एंगल ऑफ डिविएशन कितना आएगा आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन? फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। बी फास्ट, आ जाइए सब। ये 70 डिग्री है भाई, यहां से भी 70, 70 और 60, 130, बचा कितना 50। फिर इधर गया ये भी 50। डिविएशन डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया? यहां पर 140 डिग्री क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉक, हाँ क्लॉकवाइज, क्लॉक, और ये भी आया 100 डिग्री क्लॉकवाइज। टोटल डिविएशन 240 डिग्री क्लॉकवाइज। तुम लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, तीनों क्वेश्चन में 240 आया था। मतलब सभी तीनों क्वेश्चन में पलट के देख लो, क्या सब में 240 है कि नहीं? सब में 240 डिग्री ही है। सब में 240 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये आया कि नहीं यहां तक समझ में? समझ रहे हो ना? सब में 240 डिग्री ही आ रहा है जितना देख रहे हैं। इसका मतलब हम यह बताना चाह रहे हैं कि इसमें एक खास पॉइंट है। यदि ये एंगल थीटा है और हम किसी रेस को अल्फा पर गिरा दिए मान लो, तो ये यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां चला गया। एंगल ऑफ डिविएशन निकालना आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो ये अल्फा, तो ये एंगल भी क्या आएगा? निसंदेह डेल्टा 1 तुम लोग लिखोगे 2 अल्फा क्लॉकवाइज, इसके अलावा क्लॉकवाइज। ये वाला एंगल कितना होने वाला? ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब डेल्टा 2 तो क्या लिखने वाला? ये ग्लासिंग का काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो लिखोगे 2 इंटू 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। सर ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों ऐड कर देंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्या दिखाई दे रहा है? ये 2 अल्फा है, और ये अंदर गया तो 360 माइनस 2 थीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा से 2 अल्फा, और ये आया 360 माइनस 2 थीटा। इतना देर तक झूठी का खिचड़ी पका रहे थे। एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन through the two inclined plane mirror does not depends on an angle of incidence. It does not depends on angle of incidence. It depends only on the angle between these two plane mirror. इसीलिए सब में एक ही आंसर आ रहा था, क्योंकि सब में हम एंगल जानबूझ कर क्या दे रहे थे? 60 डिग्री दे रहे थे। भले अल्फा चेंज कर रहे थे, और यहां भी 60 रख दो, 2 इंटू 60 कितना हो गया? 120। 360 में से 120 घटाओ, कितना आ गया? 240 डिग्री। आया कि नहीं? अब क्लॉक की एंटी क्लॉक जिधर पहला वाला बोल रहा था वही होगा डायरेक्शन। पहला वाला किधर बोला? पहला इसने बोले बोला इधर बना रहे मिरर तो क्लॉकवाइज होगा, और ये उधर साइड बना देंगे जिससे पहला बनाए थे, तो एंटी क्लॉक आ जाएगा। इसलिए पहला वाले को देख लो, पहला वाला की क्लॉकवाइज बोला है, तो ये आंसर 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। अरे पहला वाला एंटी क्लॉक बोला है, तो 360 माइनस 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। मजा आया? समझ में भी कुछ आया? क्या एंगल ऑफ डिविएशन समझ में आया? सब लोगों को क्या हुआ? Angle of deviation after two successive reflection does not depends on the angle of incidence. It depends only on the angle between two plane. अब इस तरह सब क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए 360 माइनस 2 थीटा से दे सकते थे। यदि तीसरा कहेगा तब करना पड़ेगा, तब फॉर्मूला मत लगा देना, तब तो 2 और तीसरा भी लगाकर देखना पड़ेगा कि तीसरे रिफ्लेक्शन में भी डिविएशन निकालना होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। हाँ, ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 लिखते समय ये ध्यान दे देना होगा कि क्लॉकवाइज है कि, एंड हर सरफेस पर डायरेक्शन में ध्यान देना, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। कुछ बुद्धि खुला? हाँ, अभी धीरे धीरे ऑप्टिक्स भी अपने पीक पर जाएगा, घबराना मत, धीरे धीरे है ना। अभी तो खेल दूर से भी फेस में भी नहीं आए, थोड़ी देर के बाद, 1-2 लेक्चर के बाद फेस शुरू होगा। लिखोगे क्या सब लोग? सोए नहीं ना अभी तुम लोग? भाई देखो,
लगातार मैटर ही पर मैटर जा रहा है, हर चीज पर रीजन है। कल लास्ट टाइम जो गया वो थ्योरी और हिस्ट्री बात की है, पूरा हिस्ट्री जितना दिया कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाए, 2 क्वेश्चन उतने में से, फिर बहुत सा बात एक साथ हम लोग लाइन से जोड़ दिए थे। अब देखो जहां सा 1-2 क्वेश्चन ले लो भाई, घर के लिए तो कुछ लोगे, लिखो। Two plane mirror inclined at certain angle. A ray incident on one mirror parallel to the other mirror. A ray incident on one mirror parallel to the other mirror. After 2 successive reflection, ray is parallel to the first mirror. Ray is parallel to the first mirror. What is the angle between 2 plane mirror? पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 2 plane mirror incline at certain angle. A ray incident on one mirror, a ray incident on one mirror parallel to the other mirror. After 2 successive reflection, ray retraces its path. A ray incident on one mirror parallel to the other mirror. After 2 successive reflection, ray retraces its path. What is the angle between 2 plane mirror? What is the angle between 2 plane mirror? हो गया? 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड, 2 plane mirror are inclined at certain angle. A ray incident on one mirror, ray incident on one mirror, after reflection, after 2 reflection, after 2 successive reflection, after 2 successive reflection, ray is anti-parallel to the incident ray. What is the angle between 2 plane mirror? हमारे पेन से लिख लीजिए। 2 plane mirror incline at certain angle. A ray incident on one mirror. After 2 successive reflection, ray is anti-parallel to the incident rays. What is the angle between 2 plane mirror? हो गया? बस इतना तुम लोग के लिए काफी है। अगले टर्न